हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसका 5th चैप्टर जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो जैसा कि इसके पहले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने कब्जा करना शुरू कर दिया और पूरे भारत को एक तरह से कब्जा कर लिया। उसके बाद बहुत सारे नवाब जो पहले शासन करते थे, बहुत सारे शासक थे, वो लोग विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए और धीरे धीरे ये विद्रोह था वो किसानों में, सिपाहियों में फैलने लगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे कि 1857 से विद्रोह शुरू हुआ, कैसे विद्रोह शुरू हुआ और फिर कहाँ तक वो गया, किस तरीका से हमें आज़ादी मिली, ये तो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे 1857 में विद्रोह कैसे स्टार्ट हुआ, इस चीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारी स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की थी। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को मिला पेंशन उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे, लेकिन कंपनी ने इस निवेदन को ठुकरा दिया। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी और 1856 में अंग्रेज ने उसे भी कब्जे में ले लिया था। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया था कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो मुगल साम्राज्य का जो आखिरी मुगल बादशाह था वो बहादुर शाह जफर था। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिपाही और किसान, किसान और सिपाही। तो गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से काफी परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज भी नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथों से निकलती जा रही थी। जब वो लोग कर्ज नहीं चुका पा रहे थे, जो किसान थे वो जब कर्ज नहीं चुका पा रहे थे, तो जो भी उनकी पुरानी जमीन थी वो भी उनके हाथ से निकलती जा रही थी। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मन जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेवा में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत से सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार घरों गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा सिपाहियों में भी फैल गया। तो पहले तो किसान जो थे उनको वो विद्रोह में शामिल हुए, क्योंकि वो लोग खुद परेशान हो चुके थे, उनकी जमीन भी हाथ से जा रही थी। उसके बाद जो सिपाही थे वो लोग भी परेशान हो गए और वो भी विद्रोह में शामिल होना शुरू कर दिए। नेक्स्ट है सुधारों पर प्रतिक्रिया। तो अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए नए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और भी आसान हो गया।
इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। तो जो अंग्रेज थे वो एक तरह से ईसाई धर्म को प्रोत्साहन दे रहे थे। उन्होंने उसके लिए बहुत सारे कानून भी बनाए। जैसे एक कानून था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति है जो ईसाई धर्म को अपनाता है तो जो उनकी पुरखों की जमीन है, पुरखों की संपत्ति है, उस पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। इसके वजह से जो भारतीय लोग थे उनको यह यकीन हो गया था, बहुत सारे जो भारतीय थे उनको यकीन हो गया था कि जो अंग्रेज हैं उनका धर्म को नष्ट कर रहे हैं, उनकी सामाजिक रीति रिवाज को और जो परंपरागत जीवन शैली है उसको नष्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरे तरफ कुछ ऐसे भारतीय भी थे जो चाहते थे कि ये जो भी सामाजिक व्यवस्था है वो उसमें बदलाव आए। नेक्स्ट जो है वो है सैनिक विद्रोह। जो था वो जन विद्रोह बन गया था। जैसे फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने इस जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते थे कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष है। सैनिक विद्रोह क्या होता है? तो जब सिपाही जो होते हैं इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? सैनिक विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट है टॉपिक वो है मेरठ से दिल्ली तक। तो 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही जो मंगल पांडे थे उनको बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई और यह 9 मई 1857 की बात है। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार दिया। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे में ही दिल्ली पहुंच गए। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिए और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवार के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। तो जो सिपाही थे वो पहले तो जो भी सिपाही को बंद किया गया था अंग्रेजों द्वारा जेल में, उनको निकाले। फिर उसके बाद बहुत सारे अंग्रेज अफसरों को मारे और उसके बाद उन्होंने जो विजयी सिपाही थे वो लोग लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए और जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर उनसे मिलना चाहते थे, बट बादशाह जो थे वो नहीं मिलना चाहते थे। फिर भी जो सिपाही थे उन्होंने जबरदस्ती घुस कर और फिर बहादुर शाह जफर थे उनको अपना नेता घोषित कर दिया। लेकिन इसका फिर बुरा प्रभाव पड़ा बहादुर शाह जफर पे। फिरंगी क्या होता है? तो फिरंगी विदेशी को कहा जाता है। ये हम मानचित्र देख सकते हैं, ये मंगल पांडे का है। नेक्स्ट है बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग 1 हफ्ते तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी तो कुछ समय लगना ही था।
लेकिन फिर भी विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ उनके पीछे संगठित हो गए। वे लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने यह ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजेश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। ब्रिजेश कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या तोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंती बाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटल ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाइयों से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को ज्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। वे गाड़ियों पर लदे हुए थे, जिन्हें हाथी खींच रहे थे। इनकी कतार 7 मील लंबी थी। इस तरीके से जो विद्रोह था वो फैलने लगा और उसमें बहुत सारे राजा रानी जो थे, बादशाह थे, बहुत सारे रानी थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई। साथ ही उन्होंने जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो नाना साहब के जो सेनापति थे तात्या तोपे, उनके साथ मिलकर फिर विद्रोह में वो शामिल हुई। साथ ही मध्य प्रदेश के जो मंडला क्षेत्र था उसमें जो राजगढ़ की रानी थी अवंती बाई लोधी, उन्होंने भी इस विद्रोह में शामिल हुआ और इस तरीका से जो बगावत थी, जो विद्रोह था वो फैलने लगा। यहाँ पे हम रानी लक्ष्मीबाई का मानचित्र देख सकते हैं। नेक्स्ट है कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्द सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया गया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेरी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौजों से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे अंग्रेज लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं, अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है, तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों और नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो इस तरीके से पहले तो क्या हुआ, जो विद्रोह था वो फैलने लगा और बहुत सारे जो राजा थे, बहुत सारे रानी थी, साथ ही बहुत सारे जो बादशाह थे, नवाब थे, वो लोग उस विद्रोह में मिले। बट फिर जो कंपनी थी उसने पलटवार कर दिया और फिर से जितने भी
विद्रोही थे उनको कुचल दिया, और जो भी पहले जो उनके कब्जे से हटा था जो जगह, उसको फिर अपने कब्जे में ले लिया। और जो बहादुर शाह जफर थे उनको, उन्होंने रंगून, उनकी जो पत्नी थी उनके साथ, उनको अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भिजवा दिया। ठीक है, और वहीं पे जो बहादुर शाह जफर थे उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही रानी लक्ष्मीबाई जो थी, और उनके अलावा जो अवंतीबाई लोधी थी, वो भी इस युद्ध में शहीद हो गई। नेक्स्ट जो टॉपिक है, विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला रहे थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित है। तो उन्होंने कुछ बदलाव किए जो कि हम अब देखेंगे। पहला जो बदलाव उन्होंने किया वो था, ब्रिटिश संसद में 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। नेक्स्ट जो बदलाव उन्होंने किया वो था, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासतें अपने वारिसों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। नेक्स्ट जो उन्होंने बदलाव किया वो था कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखाओं, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने बदलाव किया वो था कि मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। उसके अलावा जो उन्होंने बदलाव किया वो था, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने और जमीन पर उनके अधिकारों का स्थायित्व देने की नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे खुर्दा संग्राम, एक केस स्टडी। तो इसके बारे में हम, जो खुर्दा संग्राम है हुआ था, उसके बारे में हम इसको पूरे डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो खुर्दा जो कि उड़ीसा के एक दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था, वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। तो जो खुर्दा था वो ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था, जो कि काफी ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक जो थे राजा वीर किशोर देव को स्व अधिकृत 4 परगनाओं और जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गठजातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे। तो जो खुर्दा था उसके शासक, जो खुर्दा जगह था, उसके जो शासक थे राजा बिरकिशोर देव, उनको जो मराठा थे उनके दबाव में आकर जो जगन्नाथ मंदिर था और उनके साथ जो 4 परगनाएं थी उनको सौंपना पड़ा था मराठाओं को।
मराठाओं के दबाव में आकर, और उसके वजह से जो उनके पुत्र थे और तथा उत्तराधिकारी थे मुकुंद देव द्वितीय, इस दुर्दशा से काफी विचलित थे। अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने अपने खोए हुए क्षेत्र तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के लिए सलाह मशवरा शुरू कर दिया। इसलिए अंग्रेज और जो मराठाओं के बीच लड़ाई थी उसमें अपना एक मौका देखते हुए वो जो थे, जो मुकुंद देव द्वितीय थे, उन्होंने अपने खोए हुए जितने भी क्षेत्र थे और जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों से सलाह मशवरा शुरू कर दिया था। परंतु 1803 में ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणाम स्वरूप ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। तो जब अंग्रेज ने इन दोनों जो भी काम था उस पे सकारात्मक कार्रवाई करने की कोई भी रुचि नहीं दिखाई, सकारात्मक रुचि नहीं दिखाई, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो लोग नाराज हुए और ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर और साथ ही जो मराठा के गुप्त समर्थन थे उनके साथ मिलकर उन्होंने अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया जबरदस्ती। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा और अंग्रेजों ने उनके राज्य को भी अपने राज्य में अपने में मिला लिया, संतावना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भूसंपत्ति के राजस्व का एकमात्र दशमांश था। अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया और उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। इसको खुर्दा संग्राम कहा जाता था। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निर्मित जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिनको पाइक कहा जाता था, उनका जीवन बुरी तरह से ही प्रभावित हो चुका था। इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस तरह के इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई थी। इस कार्यवाही के फलस्वरूप 1805 से 1817 के बीच खुर्दा में बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता और रैयतों के भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि उड़ीसा में ऐसी आपदाएं जो थी वो अक्सर आती रहती थी। बकायेदारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरावर राय, जिन्हें लोग बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे, वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक था। तो जो जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरावर राय जो थे, जिनको शॉर्ट में बक्सी जगबंधु के नाम से जाना जाता था, वो भी ऐसे ही जमींदारों में से एक थे। व्यवहारिक रूप से भी एक भिखारी बन गए थे और अपने जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के जो लोग थे वो स्वैच्छिक जो दान करते थे उससे अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ जो तकलीफें हुई इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी, वे थी कि अंग्रेज द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन, साथ ही इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि और नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था और जिसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे। और तीसरा था कि स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुर्लभ बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया था।
29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई थी जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजानों में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए। जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक कर मत दो अभियान भी शुरू किया गया। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बख्शी जंगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों और कंथ जनजाति के योद्धाओं की अनुगाही कर पुरी को कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद उन्हें राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी इन पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। स्थिति को हाथ में से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा जो थे वो पकड़े गए और उन्हें उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। बख्शी ने उनके अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमरौर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिण और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिनडेल को पाइक लोगों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा तथा बख्शी जंगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की भी घोषणा की। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया। परंतु खुर्दा की बाहरी क्षेत्रों में बख्शी जंगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और अपने लोगों के और पाइक लोगों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा, जब तक उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई और पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया और बेदखल जमींदारों को अपने जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पूरी जाने दिया गया और 26,000 रुपए के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया। तो इस तरीके से खुर्दा संग्राम हुआ था। जो खुर्दा संग्राम था वो बेसिकली 1804 में हुआ था। ये क्या था? बेसिकली एक जन विद्रोह था जो ओडिशा में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। इस संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो इस संग्राम का जो नेतृत्व था वो बख्शी जंगबंधु ने किया था, जो कि क्या थे, वो भी एक सेनापति थे और जिनको जमीन से बेदखल कर दिया गया था और वो 2 साल तक जो भी खुर्दा के जो लोग थे वो अपने स्वेच्छापूर्वक जो दान करते थे उनसे अपना गुजारा किया था। इसका ये जो खुर्दा संग्राम हुआ था उसका मेन कारण यही था कि अंग्रेजों को जमींदारों से जमीन छीन लिए थे और बहुत ज्यादा कर लगा दिए थे, जिसके कारण ये खुर्दा संग्राम शुरू हो गया था। इनमें कौन कौन से शामिल थे? तो किसान शामिल थे, आदिवासी शामिल थे, साथ ही सैनिक शामिल थे, जमींदार शामिल थे, आम लोग शामिल थे और जमींदार कौन शामिल थे? जिनकी जमीन को उन्होंने अंग्रेजों ने छीन लिया था। ठीक है, और ये जो विद्रोह था वो काफी ज्यादा मजबूत विद्रोह था। यही बेसिकली खुर्दा संग्राम के बारे में है। नेक्स्ट है ये है लखनऊ रेजिडेंसी। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जून 1857 में विद्रोही टुकड़ियों ने रेजिडेंसी को कब्जे में ले लिया। बहुत सारी अंग्रेज औरतों, मर्दों और बच्चों ने रेजिडेंसी की इमारतों में पनाह ली हुई थी। विद्रोहियों ने इस पूरे परिसर को घेर कर उन पर गोलों से हमला किया। इस तरह के एक गोले से अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की भी मौत हो गई थी। तो ये लास्ट टॉपिक है जो भी
क्लास 8 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसका 5th चैप्टर का। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। तो झांसी की रानी की जो मांग थी वो थी कि झांसी की रानी चाहती थी कि उनके पति के मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को वैध उत्तराधिकारी मान ले। ठीक है, जो अंग्रेज थे वो उनको फिर राजा मान ले, जो भी उनके गोद लिए हुए बेटे थे उनको। ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। तो ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए 1850 में एक नया कानून बनाया गया, जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। ईसाई धर्म अपनाने वाले को भारतीय को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाहियों के नई कारतूसों पर क्या एतराज था। तो नए कारतूसों पर एतराज का कारण ये था कि सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर लगी हुई पुट्टी को बनाने में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। बंदूकों में कारतूस लगाने के लिए कारतूस पर लगी हुई पुट्टी को मुंह से काटना पड़ता था। इससे हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। तो अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के कारण ये थे कि अंग्रेज की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय हैं, क्योंकि 1857 से पहले उन्होंने भारतीय सिपाहियों की वफादारी को कई जगह जांच भी लिया था तथा कई विद्रोह कुचल डाले। अंग्रेज शासकों को लगता था कि भारतीय शासक अपनी प्रजा का समर्थन करते हैं, क्योंकि स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ तालमेल की। स्थानीय शासकों की स्वायत्तता घटती जा रही थी, क्योंकि उनके नेताओं को भंग कर दिया गया था तथा उनके राजस्व वसूलने के अधिकार भी छीन लिए गए थे। अतः वे भारत में अपनी स्थिति को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। तो बहादुर शाह जफर के समर्थन से जनता बहुत उत्साह हुई, उनका उत्साह और साहस बढ़ गया। इससे उन्हें अपने को विद्रोही उम्मीद और आत्मविश्वास मिला। ब्रिटिश शासन के खिलाफ से बगावत बहुत सारे शासकों को लगने लगा कि अब फिर से मुगल बादशाह अपना शासन स्थापित कर लेंगे, इसलिए उन्होंने भी विद्रोहियों के पक्ष में समर्थन देना शुरू कर दिया था। विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के कारण छिन्न राज परिवारों ने अपनी सत्ता को तो खो ही दिया था। वे सब में बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा और उन्हें अपनी सत्ता जो थी वापस मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग के बाद भी वफादारी समझते हुए सिपाहियों के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। अवध के बाकी भूस्वामियों का समर्थन, जैसे अंग्रेज ने कुछ भूस्वामियों, राजाओं और नवाबों पर मुकदमे चलाए और उन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने घोषणा की कि वे भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति वफादारियत रखेंगे, उन्हें अपनी जमीन पर पारंपरिक अधिकार का उपभोग करने की छूट दे दी जाएगी। ऐसे भूस्वामियों जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया, जिन्होंने मौत की सजा नहीं दी और वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और जमीन पर उनका अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति की विफलता के क्या कारण थे। तो 1857 की क्रांति की जो विफलता थी उसके निम्न कारण थे, जैसे कि भारतीय क्रांतिकारी विभिन्न टुकड़ों एवं स्थानों पर बटे हुए थे। भारतीय क्रांतिकारियों के पास अत्याधुनिक हथियारों की कमी थी, जबकि ब्रिटिश शासन के पास अत्याधुनिक हथियार और तोपें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने नई नीतियां किस तरह बदली। तो अंग्रेजों की नीति में जो बदलाव थे वो थे, ब्रिटिश संसद में 1858 में एक नया कानून पारित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्ञी के हाथ में सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। देश के सभी शासकों को आश्वासन दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या घटाने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति को बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई, क्योंकि 1857 के विद्रोह का कारण मुसलमानों को माना जाता था। अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निश्चय किया।
नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? तो अंग्रेजों ने पुराने जमींदारों की जमीनें व अधिकार छीन लिए। अंग्रेजों ने आवश्यक व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय शासकों से की गई संधियां तोड़ी और इससे काफी असंतोष बढ़ा। डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीतियों से झांसी और कई भारतीय शासकों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। अंग्रेज अफसर भारतीय सैनिकों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। लड़ाई से लौटने पर उन्हें भत्ता भी नहीं मिलता था। सैनिकों को अपनी राइफलों में गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस चलाने को कहा गया। इन कारतूसों को चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुसलमान सैनिक भड़क उठे और उन्होंने बगावत कर दी। तो ये सारे मुख्य कारण थे 1857 के क्रांति के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1857 के बाद इतिहास का नया चरण शुरू हुआ। अब पहले वाली नीतियों के सहारे अंग्रेजी शासन नहीं चल सकते थे। उन्हें बदलाव की आवश्यकता थी। इस कथन की पुष्टि के लिए 5 बिंदुओं पर लिखे। या फिर क्वेश्चन है कि 1857 के बाद ब्रिटिश शासन ने भारत में क्या क्या बदलाव किए। तो 1857 के बाद इतिहास का नया चरण शुरू हुआ और अंग्रेजी शासकों ने अपने प्रशासन या शासन प्रणाली में निम्नलिखित बदलाव किए, जैसे कि अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ली और ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया। नेक्स्ट था कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। भारतीय शासकों को ब्रिटिश शासन के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। तीसरा था कि भारतीय सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। नेक्स्ट है भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने और जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने की नीतियां बनाई गई। नेक्स्ट है कि अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरीका से बिताए। तो अंतिम मुगल जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा देकर अक्टूबर 1857 में रंगून, जो कि म्यांमार में है, जेल भेज दिया गया। उन्होंने अपने आखिरी साल अपने देश से दूर रंगून की जेल में कैदी के रूप में दुख और अपमान में बिताए और वहीं 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से जो मुगल साम्राज्य के जो अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने अपना आखिरी साल बिताया था। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 5th चैप्टर का। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा 6th चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।